नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो पार्ट 2 हो रहा है। इस वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को साइंस बंडल के विषय में मैं बता देता हूँ। साइंस बंडल हमारा क्या है, जहाँ पर हम जो है कि आपके लिए आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी 10 साल के विद सोल्यूशन के साथ में दे रहे हैं आपको। हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये जो पीडीएफ मैं लगा के पढ़ा रहा हूँ ये भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में जो है कि आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो बोर्ड कॉपी है, टॉपर्स की जो बोर्ड की कॉपी है, उस बोर्ड की कॉपी को जो है कि हम लोग आपको दे रहे हैं। और ये आपका मैथ का भी है और साइंस का भी, दोनों दे रहे हैं। मार्किंग स्कीम को समझा रहे हैं किस तरीके से स्टेप मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और पर्सनल असिस्टेंट, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम या इस तरीके की चीज़ें होती तो वहाँ पर हम लोग प्रॉपर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और तो वो तो बताया नहीं, @रुपी299, ठीक है, मतलब 299 आप इसको बाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप पे जाओ, वहाँ पर हमें बोलोगे साइंस मंडल, वहाँ पे हम आप जीमेल प्रोवाइड करना, हम आपको आपके जीमेल पर उसको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रजिस्टेंस, राइट। हमारा जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो रजिस्टेंस से हो रहा है। तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने कवर कर ली है। देखो, रेजिस्टेंस की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार ओम्स लॉ को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओम्स लॉ से ही रेजिस्टेंस आता है। जैसा कि मैं सारी चीज़ें ना डिस्कस करते हुए सीधे बताता हूँ आपको ओम्स लॉ क्या कहती है, क्योंकि पढ़ लिए। तो V प्रपोर्शनल I होता है, मतलब वोल्टेज इज प्रपोर्शनल टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। देखो आर क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हियर आर इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। चलिए, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो थी ओम्स लॉ की, ये वो था, उसका ग्राफ ये मैंने बनाया है। और पिछले लेक्चर में बता भी रखा हूँ कि किस तरीके से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसमें नहीं बता रहा हूँ आपको। बाकी हम एक चीज़ जान रहे हैं कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो ये फार्मूला, अगर आपको करंट निकालना है तो ये फार्मूला, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल ओवर अगर हम देखें कि तो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं आपको बेसिक तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है मैंने कि एनीथिंग दैट अपोज फ्लो ऑफ करंट, मतलब वह चीज़ जो, अरे एक सेकेंड, वह चीज़ जो करंट को फ्लो करने से रोके, वही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। कह रहा है समथिंग दैट अपोजिट फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। जो करंट के फ्लो को क्या करे, रोकने का काम करे। देखो जैसे इस इमेज में देखो, आप ध्यान से देखो, ये करंट जाने की कोशिश कर रहा है, और ये देखो वोल्ट उसको लेके जा रहा है। वोल्ट क्या कर रहा है, वर्क डन करा रहा है ना। तो ऐसे में आप देखो, ये जो वायर का है, अब इसको क्या कर रहा है, ये बंद करने का काम कर रहा है, मतलब इसको जाने में तकलीफ दे रहा है ना, रोक रहा है करंट को। तो यही काम होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस वह चीज़ होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है। समथिंग दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, समथिंग दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हो, है ना। ये कैपेसिटर वगैरह ये सब रेजिस्टेंस है। इन सभी का काम ही होता है कि करंट के फ्लो को आप करें, थोड़ा सा कम कर दें, है ना, ये चीज़ें। बाकी हमने आपको ओम्स लॉ से आपको बताया कि इसकी फार्मूला क्या होता है, V=IR होता है। तो R क्या हो जाएगा, V/I। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल टर्म इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें इसको मेज़र किस में किया जाता है, तो इसको मेज़र किया जाता है ओम में। ओम का साइन ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ओम में इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है, जैसे 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 11 ओम, 112 ओम, ऐसा होता है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस विच इज़ यूज टू अपोज द करंट इज कॉल्ड द रजिस्टर। ठीक है, और ऐसा कोई डिवाइस जो इसके रजिस्टेंस के प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। हेलो, सुनना मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब जो डिवाइस रजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक बात और है कि एक डिवाइस और होता है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट का काम क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है कि जैसे जब भी आप किसी भी सर्किट में जब आप लगाओगे, जैसे मान लो कि मैं सर्किट बना देता हूँ आपके लिए, ये हमारी बैटरी है, और यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया अपना, और यहाँ पर हमने की लगा दी, और यहाँ पर हमने, चलिए यहाँ पर हमने अमीटर लगा दिया। ठीक है, हाँ। अब ऐसे में ये क्या प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मान लो हम जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग जब कर रहे थे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो ऐसे में बार बार हमें बैटरी को बदलना पड़ रहा था। ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि
वोल्टेज को हम बदल सकें या हमारे पास जो करंट का इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन यहाँ पर रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जिससे हम रजिस्टेंस को बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो हो कि बल्ब को हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, किसी भी सर्किट में हमें बल्ब को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक डिवाइस, मतलब यहाँ पर हमारा ये बल्ब अटैच है, यहाँ पर हमारी बैटरी है और यहाँ पर हमारा एम्पियर है और इस तरीके से सर्किट पूरा हो जाता है। तो इस वाले में हम लोग यहाँ पर अटैच कर देंगे क्या, रियोस्टेट। क्या ऐड करेंगे, रियोस्टेट यूज़ करेंगे। तो ये रियोस्टेट क्या करता है, वेरिएबल को फिक्स रखता है, वेरिएबल को कांस्टेंट रखता है और रजिस्टेंस बदल देता है। जैसे ये मान लो 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम का रजिस्टेंस दे रहा है, तो अगर इसको बदलना है तो आप इसको बदल के क्या कर सकते हो, 3 ओम कर सकते हो, बदल के क्या कर सकते हो, 3 ओम कर सकते हो। या फिर आपको बदलना है, आप 4 ओम करना चाहते हो तो आप 4 ओम कर सकते हो। तो मतलब बिना वोल्टेज को चेंज किए अगर रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है तो वो रियोस्टेट की मदद से किया जाता है और वो डिवाइस इसी काम में लिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ता है या किसकी वजह से घटता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। आपको देखो यहाँ पे ना बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तब करंट आएगी, है ना। और करंट को जो रोकेगा वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अब देखो जैसे ये पाइप है और ये पाइप ये है, ठीक है, पाइप नहीं है मतलब वायर है, ठीक है। हाँ, अब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से भेजता हूँ मैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से भी भेजता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में से भेजता हूँ। बताओ किस में से जल्दी पास हो जाएगा, किस में से जल्दी पास हो जाएगा। लॉजिकल है कि भाई छोटे वाले में से जल्दी पास हो जाएगा। तो जब जल्दी पास हो जाएगा तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और इसका लेंथ थोड़ी लंबी है, तो लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे 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 चलता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो आपके घर पे कॉपर जो वायर्स होता होगा आपके घर में, उस वायर्स में देखो पतले 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 ढेर सारे वायर होते हैं, क्यों होते हैं, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं आप, है ना। जितना रेजिस्टेंस होएगा उससे उतना जो है कि करंट आपका आएगी उसमें, ठीक है। चलो तो आप समझ गए ये हमारा लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है रजिस्टर के ऊपर, वो हमने देखा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है वायर जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वायर जितना छोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, मतलब ये वाला ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, मतलब आप एक चीज़ देखो, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, नोट करना इस बात को, अभी आऊँगा इस पर। रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ेगी या लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या है देखना, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी भेजो और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी भेजो। अब मुझे दोस्त बताओ कि किस में से जल्दी इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा। लॉजिकल है कि भाई ये थोड़ा सा मोटा है तो जल्दी से पास हो जाएगा इसमें। जैसे मान लो दो दो तीन तीन लोग साथ में चल रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं, एक बंदा आगे हो जा रहा है, तो ये देखो फटाक से क्या कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। लेकिन जबकि इस वाले में हम लोग देख रहे हैं तो ये पतला है, इसमें अगर लेयर भी बनाए तो ये दो दो के लेयर बनाएंगे इस तरीके से। देखो टोटल 10 हो गए, तो ये ऐसे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इनको रुकेंगे यहाँ पे, तो इसीलिए जो है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम है। क्यों कम है, क्योंकि इनके अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा कम है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लंबी कतार में चलेंगे, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक इसमें रुकेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है वो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने के साथ क्या होता है, कम होता है। एरिया बढ़ा तो ये रेजिस्टेंस घटेगा, समझ रहे हैं। अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसे में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आर जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के, देख रहे हो। वहाँ पे क्या था, आर प्रोपोर्शनल एल था, बताया था ना पहले अभी, ये और ये। तो इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट और इक्वेशन के देखो आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो मैं एक बात तो कह सकता हूँ ना, क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ भाई कि आर जो है वो एल के भी प्रोपोर्शनल, ए के भी प्रोपोर्शनल है, राइट, है ना। तो यहाँ पर इस अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, तो वो कांस्टेंट जब हटेगा तो लगता है आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हो जाता है रजिस्टिविटी L/A, समझ गए। तो यहाँ पे एक नया टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ, इसको बोलेंगे रजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। ये क्या हमारी रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी अलग एक टॉपिक है, आगे अभी आ जाएगा। रजिस्टेंस जैसे आया था उसी तरीके से हम इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि रजिस्टिविटी यहाँ निकल के आती है। रजिस्टिविटी क्या होती है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बाकी आगे बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल की। तो भाई देखो सही सही बात है कि मटेरियल का नेचर कैसा है वो उस पर भी डिपेंडेंट होता है। अगर जैसे लकड़ी का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है,
या कोई ऐसे नॉन कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पूरे पूरे करंट को क्या कर लेता है, रोक लेता है, तो करंट उसमें फ्लो ही नहीं कर पाता है। जिसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हो या मतलब कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो, वो उसमें करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है, ये रेजिस्टेंस की वजह से निकल के आया है। ठीक है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा लो होगा उसको बोलेंगे हाँ चलो ये आपका वो क्या है, इंसुलेटर है, मतलब जो दोनों दोनों कर सकता है। और अगर आपका रेजिस्टेंस एकदम लो है तो उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। समझ रहे हो? हाँ, तो यही चीज़ होता है। चलो बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट आता है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से क्या आता है, इफेक्ट आता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। समझ रहे हो? हाँ, चलो आगे बढ़ना। अच्छा, अब देखो हमारे पास में आ गया रजिस्टिविटी का जो टर्म, जो मैं आपको बता रहा था कि हाँ रजिस्टिविटी भी होती है। मैंने क्या बताया, ये वाला फार्मूला अगर आप देखो यहाँ पे गौरपूर्वक करो, यहाँ पे देखो क्या देखा था हमने कहा था आर जो होता है वो लेंथ के बढ़ने के साथ में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ये हो गया। और आर जो है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ घटता है, तो ये तरीका हो गया। ये पहला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को मिलाए तो बना आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए बना। फिर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगे, तो आर इक्वल टू क्या बना, रो एल अपान ए। ठीक है, जिसमें ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। आ जाओ पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेंथ इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। सो बेसिकली देखो ये फार्मूले से बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इस ए को उधर भेजोगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन में एल। समझ गए? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भैया रेजिस्टेंस का और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोल रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और अब अब एक टर्म ना, इसके आगे एक और टर्म आता है, कंडक्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो कंडक्टिव भी होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो कंडक्टेंस का निकल के आ रहा होता है। ठीक है, आगे आएगा तो बताऊँगा, शायद नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा देखो मतलब ये फार्मूला आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये प्रोड्यूस किया गया है ना, तो वो चीज़ें हो गई। अब आगे बात कह रहे हैं कि ये इसको बोलते क्या है, इसको नाम क्या है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो, है ना, रो बोलते हैं। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, कह रहे हैं इसके रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो देखो हमने देखा कि अभी आर इक्वल टू होता है आर इंटू एल अपान ए, सॉरी एक सेकेंड, देखो ए अपान एल है ना। हाँ, तो अब बताओ, मैंने बताया था अभी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओम में मेज़र करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं और लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। तो ये इसको इससे कैंसिल कर दो। जब तुम कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, हो जाएगी ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम मीटर। समझ गए? हाँ, अब देखो ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के होती है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है उसी तरीके से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तीनों एक दूसरे के अलाइंड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अरे इंसुलेटर हैव अ हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इंसुलेटर के पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टिविटी, जबकि कंडक्टर के पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टिविटी। मैंने क्या बताया ना, कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट फ्लो कर सके, है ना। तो मतलब करंट फ्लो करने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। मैंने बताया ना कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब जैसे वुड है, वुड का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए कंडक्टर ही नहीं है या कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ जैसे कॉपर वायर की, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट इसमें फ्लो करेगा। समझ गए? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो उसका मतलब ये क्या है, कंडक्टिव है, जिसमें रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगा वो कंडक्टिव। और तो यही चीज़ है, यही बता रहे हैं कि कंडक्टर है, जितने भी कंडक्टर उनके पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। जितने नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर उनके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से करंट को पूरा रोक देते हैं, फ्लो नहीं कर पाता है वो उनके अंदर करंट। समझ गए? अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन की, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपको समझना होगा जो रेजिस्टेंस के दो तरीके से होता है। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक चीज़ नोट करना, जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
और इस वाली पोजीशन को हम लोग इसको फर्स्ट इंड बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, लास्ट इंड बोलते हैं। इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको लास्ट बोलेंगे। अगर कोई नहीं बोलता बट मैं बोलता हूँ, ये फर्स्ट इंड है और ये हमारा लास्ट इंड है। तो जब हम सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हैं, कम्बिनेशन मतलब जोड़ना, कम्बिनेशन मतलब क्या, जोड़ना भाई, ठीक है, कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे घर में बल्ब है, वायर है, पंखा है, बिजली है, एसी है, सारी चीज़ें किस तरीके से जो है कि जोड़ी जाती हैं, वो चीज़ें जो है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन, है ना। देखो, ये इसका फर्स्ट इंड है, ये इसका लास्ट इंड है, इसका फर्स्ट इंड है, इसका लास्ट इंड है, इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट है, समझ गए। तो देखो, इसमें फर्स्ट है और ये लास्ट है, इसका फर्स्ट है। एक सेकंड, कलर बदलूँ तो समझ में आएगा तुम्हें। ये बातें रातें का किनारा, अरे सॉरी, लास्ट, ये लास्ट है, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा फर्स्ट वाला और ये रहा लास्ट वाला। तो आप देखो यहाँ पे नोट करो, है ना, कि देखो फर्स्ट वाला है, लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट लास्ट से कनेक्शन है, फर्स्ट और लास्ट कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, एफ एल, फिर एल, सॉरी एफ, फिर एल, फिर एफ। तो मतलब लास्ट का फर्स्ट का लास्ट है, लास्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट का लास्ट है। तो इस तरीके की कम्बिनेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कम्बिनेशन। सपोज देखो यहाँ पे इसी तरीके से ये अटैच किया गया है। तो 3 रेजिस्टेंस, एक पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2 और तीसरा R3 है। इसको हम इस तरीके से अगर अरेंज है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। समझ रहे हो आप? हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। चलिए, अब देखिए इसके थोड़ा डेप्थ में चलते हैं कि ये, अब जैसे अगर मुझे पता करना हो कि टोटल हमने कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने पंखा, बिजली सब कुछ सीरीज में जोड़ दिया। अपने घर में जो हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं वो ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे बहुत जगह पर पैरेलल यूज़ किया जाता है, और पैरेलल थोड़ा सही होता है, उसमें थोड़ा करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, क्योंकि लो रेजिस्टेंस होता है ना, इसीलिए। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे R1 R2 ये तो समझ में आ गया तुम्हें। अब देखो इसमें से जो करंट आप जा रही है, देखो जो करंट इसके अंदर से जा रही है, वही करंट यहाँ पर भी जा रही है, वही करंट यहाँ भी जा रही है, सब जगह से वही करंट जा रही है। इसका मतलब इसके अंदर आई जो होगी, इसके अंदर जो आई होगी इस सर्किट के अंदर, वो हमेशा आई ही रहेगी, वो कम या ज़्यादा या वो चेंज नहीं होगी, ठीक, आई रहेगी। तो मतलब आई कॉमन रहेगी पूरी सर्किट में। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस नहीं पता है, अलग है। यहाँ पर रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्टेंस V3 हो जाएगा। सही बात है ना। तो अलग अलग जगहों पर V1 V2 V3 आपका रजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो रजिस्टेंस है वो अलग है, ठीक है। तो ये देखो आपका V1 और ये V2 और ये V3, ठीक है। और हमें क्या करना है, टोटल रजिस्टेंस को निकालना है, टोटल वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका देखो, इसका V1 है और इसका V2 है और इसका V3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और आई आर होता है, और आई आर होता है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस R1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो अगर टोटल आपको निकालना है, टोटल रजिस्टेंस आपको निकालना, टोटल वोल्टेज आपको निकालना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो लो हमने जोड़ दिया, जोड़ दिए। तो ये देखो आई और आई सब में कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है। हाँ, तो कॉमन है, तो यहाँ पे देखो कॉमन है, तो मैंने, और ये भी तो क्या है, वोल्टेज ही तो है। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इक्वल टू, एक सेकेंड, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आई, और यहाँ पे आर इक्वल टू समथिंग कर देता हूँ। तो ये आई और ये आई और ये आई कॉमन ले लोगे, कैसे, देखो यहाँ पे कॉमन लिया है मैंने, कॉमन ले लोगे। तो ये आई आर और ये आई, तो इसका जो है आई क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल वोल्टेज V1 V2 V3 है ना, वैल्यू पुट करो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसकी भी वैल्यू होगी क्या, आई आर होगी। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आर इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हो। हाँ, देखो यहाँ पे, और वही चीज़ जो है कि हमने यहाँ पर आपको बताई। देखो यहाँ पे R1 इक्वल टू R2, ये नोट करो, ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला आपके बहुत काम आ सकता है, ठीक है। और बहुत जगह पूछा भी जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप में है ये, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर, अब कुछ बातें बता रहे हैं आपको, सेम करंट फ्लो। और ये बात जो मैंने बताई कि ना, हर सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगी। सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करेगी, इसीलिए हम लोग घरों में यूज़ नहीं करते हैं इसको। क्योंकि अगर पहली बात तो है कि देखो, अगर सीरीज में जोड़ोगे, सीरीज में जब जोड़ोगे तो एक जगह से करंट जा रही, जो करंट इसको काम कर रही है वही करंट इसको, वही करंट इसको। अगर आप पंखा बंद करोगे तो सारा चीज़ बंद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं पैरेलल क्या होता है।
समझ गए। बाकी चीज़ें तो वही है, वोल्टेज विल बी सम ऑफ द वोल्टेज, ठीक है, जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा वो सबका सम करोगे तो वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ओम्स लॉ की क्या क्या होता है, ओम्स लॉ यहाँ पर जो है कि वैलिड होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं और ऐड करते हैं और रजिस्टर निकालते हैं, फिर बाद में हमें एक फार्मूला मिल जाता है जिसे हम ये देते हैं, और ये जो आर एस है क्या है, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन के लिए सीरीज कम्बिनेशन है। सेकंड में देखो, अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, जैसे अब हम जान रहे हैं कि भाई अगर 3 है, ये 1 और 2 और प्लस 3, सॉरी गलत, मतलब ये जो आर एस है ये R1 और प्लस R2 और प्लस R3 से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे में इन तीनों से मिलके जब ये बन रहा है तो हमेशा हर केस में ये R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ 5 है, ये 1 है और 2 है, और यहाँ पर भी मान लो मुझे कुछ और भी करना चाहिए था यहाँ पे, चलो यहाँ पे इसको 6 कर लो, ठीक है, इसको 6 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इन तीनों को जोड़ के ये 6 बना है, तो 1 से भी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है। तो वही बात कह रहे हैं, आर एस हमेशा R1 R2 से क्या रहेगा, R3 से हमेशा ज़्यादा रहेगा। समझ गए। अब देखो आता है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, देखो अरेंजमेंट देखो, मैंने बताया था कि भैया इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट इंड है और ये लास्ट इंड है, तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबका फर्स्ट इंड एक साथ, सबका लास्ट इंड एक साथ में जोड़ा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। समझ रहे हो। हाँ, तो अब देखना, नोट करना कि जो यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ पे जाने के बाद ये 3 हिस्सों में बट गया है, तो इसका मतलब यहाँ से तो करंट इसमें गई है आई, लेकिन इसमें कोई और करंट, इसमें कोई और करंट, इसमें कोई और करंट जाएगी। तो यहाँ पर हो गया I1 हो गई, यहाँ पर हो गया I2 हो गई, और यहाँ पर हो गई I3 हो गई, ठीक है। बाकी रजिस्टेंस R1 R2 R3 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें से सेम करंट जाएंगी, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, 3 प्रकार की करंट जाएगी क्योंकि वायर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। समझ रहे हो। हाँ, अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब वोल्टेज हम लगाते हैं, वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाओगे ना मेजर करने के लिए, तो जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, तो वोल्ट मीटर जब हमने लगाया तो हम देख रहे हैं कि भैया ये सब रजिस्टेंस बीच में ही तो आ रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन चल के जब यहाँ से चाहे ऐसे जाए चाहे इसमें से जाए, तीनों में से जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो वोल्टेज क्या करता है, वर्क डन ही तो मेजर कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज हमेशा तीनों के लिए सेम रहेगा। उसमें करंट सेम थी, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि तीनों वायर एक ही साथ जा रहे हैं और तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं, तो तीनों मिला जुला के क्या होगा, एक ही जगह तो मिल रहे हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पहुंच रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा तीनों के लिए। तो इसी हिसाब से इसका वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V और इसका भी वोल्टेज V हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी करंट I1, इसकी करंट I2, इसकी करंट I3 हो जाएगी। तो ओम्स लॉ को अगर हम फॉलो करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, देखो अब V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, सही है। तो पहले वाले के लिए IR1 हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले का मतलब वोल्टेज तो सिमिलर है, I2 और R2 हो जाएगा, तीसरे के लिए I3 और R3 हो जाएगा, सही बात है। तो पहला करंट, दूसरा करंट, तीसरा करंट, मतलब इसमें से जो करंट जा रही है लास्ट में फिर वहीं तो मिल रही है, तो मतलब I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, I तो बनेगा। तो वही चीज़ हमने किया है, देखो ये देखो I1 I2 I3, जो 3 यहाँ पर बटा हुआ है और 3 यहाँ पे वापस आके मिल गया, और यहाँ से फिर I ही निकलेगा और यहाँ से I ही गया था, है ना। तो ये सिनेरियो बन जाता है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I निकालना तो इसको इधर भेजो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा ना। तो I1 के लिए ये R1 हो जाएगा, और जबकि 2 के लिए ऐसे हो जाएगा, जबकि 3 के लिए इस तरीके से हो जाएगा, I3 के लिए R3, है ना। हाँ, तो टोटल जो आपका यहाँ पर आपका जो करंट आ रहा है वो इस तरीके से आएगा, इसी में पुट करो वैल्यू को, इसी में I का होता पूरा V/R हो जाएगा, देखो यहाँ पर बताया भी हूँ, है ना। तो ये V1R1 V/R2 V/R3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, V कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी मतलब पहले से था, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो V/RV बनेगा, तो ये V से कैंसिल हो जाएगा ना जी, चाहे आप ऐसे कैंसिल कर लो या फिर आप ऐसे कैंसिल करो, दिखाएं जैसे हैं बुक में, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से अब आपने देखा कि आपको क्या बचा, 1/R। हेलो, आपको क्या मिला, आपको मिला 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 3 चीज़ें आपको जो है कि यहाँ पर मिल गई आपको इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा किसके लिए, सीरीज कम्बिनेशन के लिए, और ये बहुत अच्छा होता है और हर जगह पे यही यूज़ किया जाता है ना। हाँ,
अच्छा एक बात और है, मान लो कि इसमें 3 रेजिस्टेंस लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें जो है कि एक और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, लो, या एक और रेजिस्टेंस में जोड़ देता हूँ, लो, एक और रेजिस्टेंस में जोड़ देता हूँ, तब क्या होगा? तब के लिए यही फार्मूला ऑप्टिमाइज हो जाएगा। R1 वाला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN तक चला जाएगा प्लस करके, है ना। और ये 1/R1 सॉरी 1 नहीं रहेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस डॉट 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 और प्लस करके 1/RN। ठीक है, यन क्या होता है? नंबर ऑफ मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर्स। तो ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा ऐसे ही 1/, में जोड़ा जाएगा, किसके लिए? पैरेलल के लिए। ये पैरेलल के लिए और ये सीरीज के लिए, समझ गए? हाँ, तो नोट करना है इस बात को भाई। दोनों बातें मैंने समझा दी हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हो, है ना। बाकी मैंने इसका जो आपका साइंस बंडल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया है भाई। मैं बोल रहा हूँ आप अगर मेहनत करोगे तो यू कैन गेन 98% की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, इतना की पक्का है एकदम से। इतनी मेहनत करोगे ना साइंस में, बहुत तुम्हें खुशी होगी कि हाँ यार कुछ अच्छा हमने डिसीजन लिया है। तो इसलिए वी शुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि यू हैव टू बाई द साइंस बंडल, जो आपके लिए हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या पता है क्या? आपको ये लग रहा है कि हाँ मतलब चलो 10th है, 10th में छोड़ो, 12th में अच्छा कर लेंगे, लेकिन पता है आपको 10th ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मेरे ब्रदर जी हैं, वो डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको स्कॉलरशिप 10th के रिजल्ट की वजह से नहीं मिली, क्योंकि 10th उनका 70% से कम था। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आपको फ्यूचर में आपको अच्छी स्कॉलरशिप वगैरह तमाम चीज़ें करनी है तो ये 10th का रिजल्ट ही देखा जाता है। तो भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होने की बात है। बाकी क्या है, तुम लोग मतलब अभी जूनियर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग सीनियर हैं तो थोड़ा सा हम लोग बताएंगे तुमको, ठीक है। चलो, अब ये मतलब वही चीज़ आपको बता रहे हैं स्टेटमेंट के तौर पे, खैर छोड़ो दुनियादारी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, बाकी सिंगल रेजिस्टेंस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कि अपान में चीज़ें छोटी हो जाती है ना। तो जो ये देखो, ये टोटल था R1, इसके लिए क्या था, ये हमेशा ज़्यादा था। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर 1/4 है प्लस इक्वल टू 1/ समथिंग और प्लस 1/ समथिंग है, तो ये वैल्यू हमेशा इन सभी से क्या रहेगी, छोटी रहेगी ये वाली, समझ रहे हो, क्योंकि सबको जोड़ के फिर डिवाइड किया जा रहा है तो छोटा तो हो ही जाएगा ना। तो जो टोटल वाला वो छोटा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इस तरीके से आप एक और चीज़ समझो कि जब रजिस्टेंस क्या है, लो है, तो करंट फ्लो करके आएगी और तगड़े में आपकी लाइट क्या करेगी, जलेगी। तो इसका मतलब है कि जब पैरेलल में जोड़ते हो तो रजिस्टेंस कम आता है, तो करंट को रोक कम पाता है, तो जिसकी वजह जब ज़्यादा करंट आएगा तो आपका बल्ब वगैरह अच्छे से चलेगा। और इसकी एक और ख़ास बात है, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑन द अदर नॉट इफेक्टेड, ठीक है। पहली बात तो मैंने बता दी आपको, इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज आपको प्रोवाइड मिल रहा होता है, अच्छी करंट आ रही होती है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, मतलब रोकने वाले कम है तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अप्लायंसेस की बात करें तो देखो यहाँ पे मान लो ये वाला, ठीक है, वही डायग्राम देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो। इसमें मान लो तुमने फ़ैन लगा दिया, इसमें तुमने किसी रूम की लाइट लगा दी, इसमें तुमने मान लो कुछ भी बल्ब लगा दिया, चलो अब ये लगा दिया। अब सोचो कि आपने I1 के कैंसिल कर दिया तो ये दोनों चलते रहेंगे, या फिर आपने इसको कैंसिल किया तो ये और ये चलते रहेंगे, या फिर आपने इसको कैंसिल किया तो ये दोनों चलते रहेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज में सब ऐसे जुड़े हुए थे, एक ही करंट सबके अंदर से जा रही थी, तो ये कट किए तो सब कट हो गया, सब बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बंद करोगे दो चलता रहेगा, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है से आपका पैरेलल कम्बिनेशन करने का, ताकि बटन बाई बटन होता है। कभी बोर्ड वोर्ड खोल के देखो घर में जो लगा होता है वो इसी टाइप का होता है, अलग अलग बटन्स लगी होती है ना, पैरेलल लगा होता है वो, ठीक है। अगर वैसे में मैं तुम्हें बताऊँ तो बोर्ड ऐसे खोलोगे, एक नीचे वाला यहाँ पे ऐसे होगा, तो इसमें देखो एक वायर नीचे पूरा सब में लगा होगा और एक वायर ऐसे ऐसे अटैच किया होगा, तो ये देखो ये सब फाइनल एंड ऐसे आके जुड़ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, या बल्ब के यहाँ पे जोड़े जाएंगे ऐसे और ऐसे, है ना, तो लूप बन जाएगा पूरा। चलो खैर कोई बात नहीं, जाने तो, खोलना वोलना मत भाई, है ना, करंट वरेंट मार देगा तो नुकसान हो जाएगा। माफ़ करना भाई, ठीक है। ये एडवांटेज मैंने बता दिया आपको, एडवांटेज क्या है सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन का, और किस तरीके से ये हमें मदद करता है अच्छी करंट प्रोवाइड करने में। हम बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि करंट क्या हो रहा है, हीट हो जाता है ना। जैसे हम देखो हीटर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इस्त्री मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रेस करने वाला चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या फिर बॉयलर यूज़ कर रहे हैं भाई, अलग अलग चीज़ें हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं, सब में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इवन पंखा चलते चलते हीट हो जाता है दोस्त, कैसे, ये सारी चीज़ें हीटिंग इफेक्ट का कम
कॉन्सेप्ट है। कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द कंडक्टर देन इट जनरेट हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो अब देखो मैंने एक बात बतानी है, जब भी करंट चल रहा होता है उसकी करंट के चलने की वजह से रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होता है ये हीट प्रोड्यूस करता है। देखो ये समझो बल्ब के कॉन्सेप्ट में, जुकाम हो गया भाई। चलो इसमें देखो, अरे ले क्या करता हूँ मैं भाई, ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्यों होता है बल्ब के अंदर, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ई इसलिए होता है क्योंकि लेंथ बढ़ाई जा सके, समझ रहे हो। और हमने कहा कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो जब ये लेंथ बढ़ा दोगे तो लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन रुकेगा। तो अभी मैंने कहा करंट जब इलेक्ट्रॉन रुकता है तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, अभी पढ़े ना, हीट प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रॉन रुकता है यहाँ पर तो हीट प्रोड्यूस करता है। जब ये हीट प्रोड्यूस करता है तो यही हीट क्या करती है, लाइट के फॉर्मेट में बाहर आती है, या प्रेस में हीट के फॉर्मेट में बाहर आती है, या बॉयलर के में, बॉयलर जो हीट करने के काम आता है तो उसके काम में आती है। तो वहाँ पर रजिस्टेंस को ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं आप इस बात को, है ना। तो बल्ब में इसीलिए ये आपका वायर जो है कि यूज़ किया जाता है, जिसे टंगस्टन और फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन मेटल का बना होता है। अभी बल्ब को कवर करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ हीटिंग इफेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है भाई, ठीक है। हाँ, तो मतलब जब भी करंट चल रहा होता है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसकी वजह से यहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। अगर करंट रुकती है, इलेक्ट्रॉन रुकता है यहाँ पर, तो जो है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाँ, है ना। बाकी वर्क डन W/Q हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, Q/W होता है, सही बात है ना। तो इसको आप सॉरी गलत बोल दिया मैंने, V इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है। हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पर भूल गया कि नहीं, याद है। ये देखो यहाँ करोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V और Q हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और वर्क डन हमारा क्या है, एनर्जी है, और हीट भी क्या है, एनर्जी है। तो इस हिसाब से जो हीट है वो और वर्क डन सब एक ही हैं, क्योंकि वर्क डन भी क्या है, एनर्जी ही तो है। तो इसका मतलब ये टर्म बराबर है ई के, और ये टर्म बराबर है डब्ल्यू के, अरे सॉरी हीट के, ठीक है, ये सब बराबर है। वर्क डन इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन को भी जूल में मेज़र करते हैं, और आपका एनर्जी को भी जूल में मेज़र करते हैं, हीट को भी जूल में ही मेज़र करते हैं। तो यूनिट से भी देख सकते हो, सब बराबर है, सब एक ही हैं, ठीक है। बात करते हैं पावर की, ठीक है। पावर क्या होता है वो देखो, पावर का मतलब होता है दोस्त कि जो एनर्जी हो वो कंज्यूम कितने पर यूनिट पे हो रही है, या ठीक है, कह रहा है द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन द सर्किट इज कॉल्ड द पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये होता है पावर, जो हमारी एनर्जी होती है वो कितने टाइम के किस हिसाब से कंज्यूम हो रही है। तो हमने अभी देखा था कि भाई वोल्टेज इक्वल टू होता है W/Q, सही है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V और Q। तो वर्क डन की जगह पे V और Q पुट कर देता हूँ, और T हमारा टाइम है, तो यहाँ पे देखो V और Q अपन टाइम कर दिया, सही है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ, जैसे V इंटू क्यू अपान में टी है तो थोड़ा अलग लिखो, V इंटू क्यू अपान टी कर दो। तो Q अपान टी आपने शुरू में पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज अ करेंट, हेलो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज अ करेंट। तो Q/T को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है ना। तो Q/T की जगह मैं क्या लिख दूँ, I लिख दूँ। तो लो Q/T की जगह मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो इसीलिए पावर इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया, हेलो, सही ना। हाँ, पावर इक्वल टू क्या हो गया भाई, VI हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो ना। हाँ, अब हम अगर बात करें किसकी, हीट की बात करें, ठीक है। तो हीट इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। हीट इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब ये कैसे मैं कर रहा हूँ, यही वही फार्मूला है, यही वाला फार्मूला, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यही वाला फार्मूला है। क्योंकि मैंने बताया कि वर्क डन एक एनर्जी है और हीट भी एक एनर्जी है, तो वर्क डन और हीट दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब इस टाइम को एक सेकेंड थोड़ा पतला और कर लेता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पे हमारा टाइम है, ये टाइम इसके यहाँ पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ले जाएगा पावर इंटू टाइम, और इक्वल टू क्या, वर्क डन। और वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है बॉस, हीट है। तो हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम होगा, और वही बात देखो यहाँ पे लिखी है, पावर इंटू टाइम। देखो हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये टाइम यहाँ भेज दिया, और ये वर्क डन ही हीट है, ठीक है। वर्क डन और हीट दोनों एक ही चीज़ है। तो अभी हमने अभी निकाला कि पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, तो हीट इक्वल टू क्या होगा, VI और इंटू टी। और अब आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से IR होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो इस v इक्वल टू की जगह पे आई, v की जगह पे आई आर, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है बॉस, आई आर होता है। तो जहाँ v है वहाँ पे हमने आई आर रख दिया, और ये i पहले से था और ये t अभी का आया, अभी का हुआ है, तो i हो जाएगा। अब i से मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर, और r यहाँ पे आया है और t यहाँ पर हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी मिल जाएगा। समझे, ये फार्मूला, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आगे कवर किया है स्टेटमेंट लगा के, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे डिराइव हुआ, चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको। पावर क्या होता है, पावर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ वर्क या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज द आपका पावर, ठीक है। और वर्क डन और एनर्जी का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में मतलब ये है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज स्टेटेड दैट हीट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो जो है कि आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे वो सारी बातें हम सभी जानते हैं कि एच आपका क्या है, यहाँ पर हीट है, आई आपका क्या है, करंट है, आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस, टी आपका टाइम है ना। तो मतलब वही चीज़ है, बस इसी ये मैंने प्रूविंग देखो आपको बताई कि ये आई एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर टू कैसे आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला बोल सकते हो। बाकी एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच प्रोपोर्शनल टू आर, एच प्रोपोर्शनल टू टी, तीनों को समेशन करके आप ये भी साबित कर सकते हो, ठीक है। जब याद कुछ नहीं आए तब अब ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच प्रोपोर्शनल टू आर, एच प्रोपोर्शनल टू टी। तो पहले इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर और आर और इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाना तो लगाना के, ठीक है, और लगना आई स्क्वायर और आर और यहाँ पे टी। कहना के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 1 है, तो एच इक्वल टू 1 इंटू आई स्क्वायर आर टी। बस आ गया, प्रूव हो गया। ऐसे भी प्रूव कर सकते हो या फिर जो आगे का तरीका बताया वो भी प्रूव कर सकते हो, इट इज़ डिपेंड ऑन यू बॉस, राइट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग हीट प्रोड्यूस। अब मतलब किन किन की वजहों से जो है कि हीट कम हो सकती है या बढ़ सकती है। तो मैं देखो बेसिक चीज़ है कि करंट इन द कंडक्टर, अब जितना ज़्यादा करंट दोगे उसी हिसाब से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसे जैसे आप करंट दोगे उतना हीट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हीट इंक्रीजेज विथ मोर करंट, जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करेगा हीट ज़्यादा आएगी, है ना। और आगे बात करें कंडक्टर इन, अरे यार तीनों तो सेम है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात मैंने लिखी थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ोगे तब पर भी हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तब पर भी हीट बढ़ेगी। और टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो वही है करंट इंक्रीज, वही वाला फार्मूला ही तो बता रहे हैं, एच प्रोपोर्शनल आई। तो करंट बढ़ा तो ये बढ़ेगा, हीट बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। बात वही है, यही फार्मूला ही तो है, देखो यही वाला फार्मूला तो है। देखो यहाँ पे जब, अरे यार ये तो क्या हो गया, हाँ देखो थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। हाँ ये देखो, ही प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तीनों एक दूसरे के। तो मतलब करंट बढ़ा तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ेगी, है ना। तो वही चीज़ है, वही तीनों बातें यहाँ पे कर रही हैं। खाली कॉपी मुझे लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मिस्टेक हो गया सर, भारी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। देखो अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के विषय में। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, बेसिकली द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप। बल्ब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हम लाइट अप करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, देखो यहाँ पे ला ला ला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से फिलामेंट, मैंने खोपड़ी लगा दी उसके अंदर, खैर कोई बात नहीं, इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। ये किसका बना, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है, नाइट्रोजन एर्गॉन गैस भरी होती है। कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन और एर्गॉन गैसेस भरी हुई होती हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर इतना टेम्परेचर जाएगा तब इसके अंदर का जो वायर है वो क्या करेगा, मेल्ट होगा। क्या समझे, समझे, तब जाकर के वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। हाँ चलो आगे कुछ और बातें बता रहे हैं। गैसेस प्रिवेंट इन द फिलामेंट बर्निंग बाय रिड्यूसिंग द, मतलब ऑक्सीजन वगैरह के प्रेजेंस क्या करता है, उससे बचाता है इसी। और बेसिकली ये देखो एक ग्लास का होता है तो कैसी ऑक्सीजन वगैरह अंदर जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं, दोबारा से आपके लिए पेश कर रहे हैं। कह रहा है द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड द पावर, मतलब वही एनर्जी जिस हिसाब से कंज्यूम होगी वो इलेक्ट्रिक पावर होगा। ये जो मैंने पावर आगे कवर किया वही टॉपिक है, ये वही टॉपिक दोबारा आ गया है, थोड़ा और अच्छे से आया मतलब यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा यूनिट सब लेके आया हूँ यहाँ पे। देखो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज अ पावर, और पावर इक्वल टू हमने देखा अभी
पावर इक्वल टू अभी हमने देखा कि वी आई होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पावर का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावर को मेज़र किस में करते हैं? वाट में मेज़र करते हैं। जैसे बोलते हैं ना 1000 वाट, 2000 वाट, 1 मेगा वाट, इस तरीके से। तो पावर को हम लोग वाट में मेज़र करते हैं, ठीक है। और 1 किलो वाट में जो है कि 1000 वाट होता है, ठीक है। ये 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करेंगे एनर्जी कंज्यूम की। एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी कंज्यूम मतलब वही है कि ई इक्वल टू कितना, पी इंटू टी। वही है एनर्जी, क्या हीट एनर्जी वाला, क्योंकि हमने देखा था पी इक्वल टू क्या होता है, एच अपान टी होता है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। और ये एच क्या है, एनर्जी तो है, हीट एनर्जी है ना, वर्क डन, ये क्या है, वर्क डन ही तो है, ठीक है। हाँ, और आपको कुछ और बातें बता देता हूँ मैं आपको। 1 किलो वाट का मतलब होता है, 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर। देखो ये है किलो, ये है वाट, और ये आवर है। तो देखो 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, वो वैल्यू रख दी। वाट तो मतलब वाट ही होता है। और हावर में जो होता है, क्या होता है ये, अब देखो टाइम को हमेशा फंडामेंटल यूनिट के अकॉर्डिंग सेकंड में ही मिलते हैं। तो 1 हावर को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 मिनट और 60 सेकंड, मल्टीप्लाई कर लो, 3600 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 किलो वाट कितना हो गया, 1000 वाट, और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे कितने से, 1000 वाट को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें एक वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। कितना मिलेगा, 361234 5, है ना। इसके बाद इसको हम साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, साइंटिफिक तरीके से लिख देना, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखो जितना पॉइंट आप इधर खिसकोगे उतना पावर लग जाएगा। तो हम 6 पॉइंट खिसक रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लगिए, देखो मैं दिखाता हूँ, 3 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6। अगर मैं इधर जाता तो पावर माइनस में लगता, लेकिन इधर आया तो इसीलिए प्लस में लगेगा, समझ गए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही भाई, जूल में हो रही है, जूल में हो रही है, ठीक है। हाँ, एनर्जी जब भी मेजर करोगे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, तो आप क्या कर सकते हो, जूल में ही मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा मिला के 40 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया दोस्त, है ना। अंततः जाते जाते आप सभी को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ आपको साइंस बंडल के विषय में। साइंस बंडल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिले दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके लिए सबसे पहले तो पीवीएस जो पीवाईक्यूज़ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी 10 साल के विद सॉल्यूशन के साथ में है ना। हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपके साथ में है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू बैंक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, क्योंकि आप बोर्ड्स में एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं। और साथ साथ में जो है कि सबसे बड़ी बात की टॉपर्स की जो कॉपी होती है, टॉपर्स की जो बोर्ड की कॉपी होती है भाई, 2023 की, भौकाल नहीं है, 2022 और 2023 की, 2022 और 2023 की, ये दोनों कॉपी आपको दिखाऊंगा, साइंस वाली, आपकी मैथ वाली, दोनों। तो ये कॉपी आप जा करके देख सकते हो कि हाँ यार इसी कॉपी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इनकी कॉपीज़ भी दिखाऊंगा, जैसे आप देख सकते हो कि टॉपर कैसे लिखता है, एक टॉपर रफ कॉपी कैसे कर रहा होता है बोर्ड एग्जाम में। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि साइंस बंडल वन ऑफ द बेस्ट अब तक का सलूशन है। और इसके साथ में फ्री देने की बात अगर मैं करूँ आपको, तो हम आपको जो है कि वो प्रोवाइड करेंगे, सोशल का मतलब हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, हिस्ट्री का भी नोट्स हम आपको फ्री में दे देंगे उसके साथ में। बाकी जो पर्सनल असिस्टेंट हमारा होता है, आप जिस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन आ रही है तुरंत हम ऑन बोर्ड करके आपको आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। बाकी बोर्ड तक आपके साथ में रहेंगे, अच्छा पर्सनल असिस्टेंट रहेगा दोस्त, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दी मुझे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर ऑफ दिस, थैंक यू। जल्दी जल्दी बोल दिया क्या कोई बात नहीं भाई, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करवा दो, मैं लाइव करने वाला हूँ डायरेक्टली, काम खत्म, सोचना है ही नहीं। ओके भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।